हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, हम लोग अपनी क्लास 7 में अब तक चैप्टर 5 कर चुके हैं, ठीक है, साइंस के अंदर। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू अवर चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर आपको प्रीवियस किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है देन आप बोल सकते हैं। तो देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, देन यू विल से सांस लेना इज रेस्पिरेशन। ठीक है, टेकिंग ऑफ एन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना ही सफिशिएंट नहीं है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के लिए। ठीक है, एक्चुअली रेस्पिरेशन ये होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड देन वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचता है, खाना टूटता है, देन एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वो होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो, one day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। ठीक है, एक दिन क्या होता है, बूझो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट कर रहा होता है मिलने के लिए, जो कि एक साल बाद टाउन से आने वाले होते हैं। ठीक है, शहर से आने वाले थे। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop। वो बहुत जल्दी में था क्योंकि उनको रिसीव करना था बूझो को। ठीक है, बस स्टॉप से। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes। तो तेज़ तेज़ भागता है और कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। He was breathing rapidly। एकदम तेज़ से वो सांस ले रहा था। His grandmother asked him why he was breathing so fast। उसकी ग्रैंडमदर जो है, दादी, उसको पूछती भी है कि वो इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहा है, इतनी जल्दी से ब्रीदिंग क्यों कर रहा है। बूझो told her that he came running all the way। बूझो क्या बताता है कि वो पूरे रास्ते भागते हुए आया है। ठीक है, बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन उसके दिमाग में ना क्वेश्चन अटक जाता है। क्या? He wondered why running makes a person breathe faster। वो सोचता है कि भागने से किसी इंसान की ब्रीदिंग फास्ट क्यों होती है। The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe। इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर इस सवाल में छुपा है कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इधर ये वाली, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक टाइप है। ठीक है, एक पार्ट है। देखो, चैप्टर नेम इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके, तो हम लिखेंगे क्या? सबसे पहली लाइन, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू वी रेस्पायर। हम रेस्पायर क्यों करते हैं। ठीक है, इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। ठीक है, चैप्टर 2 में आपने क्या पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं। माइक्रोस्कोपिक यूनिट मतलब जो यूनिट्स हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उनको बोलते हैं क्या? सेल्स। ठीक है, सेल क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion, reproduction। हर एक सेल कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, कुछ सेल्स का ऐसे काम होता है कि उसको न्यूट्रिशन में परफॉर्म करना है, कुछ सेल्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करती है, कुछ सेल एक्सक्रीशन में करती है, एंड सम परफॉर्म इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। ठीक है, ये सब परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। इवन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। अगर हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन एनर्जी कहाँ से आती है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हो, इंसिस्ट करते हो कि आपको रेगुलरली खाना खाना चाहिए? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्योंकि जो खाना होता है, फूड होता है, उसके पास स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज़ होती है। Therefore, all living organism respire to get energy from food। इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब एनर्जी के लिए ये सब खाने से एनर्जी लेने के लिए ही रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। हम कहाँ पे करते हैं? एयर के अंदर करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन होती है। ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम एयर बाहर निकालते हैं, जो रिलीज़ करते हैं ना, उसके थ्रू वो किस में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल।
ठीक है। जो एयर हम इन करते हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो हमारी सेल के हर एक बॉडी के हर एक पार्ट तक जाती है, हर एक सेल तक जाती है, ठीक है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो खाने को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। तो देखो, विल राइट द प्रोसेस of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द सेल द फूड इज सेलुलर रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे होता है? सेल्स के अंदर होता है। सेल के अंदर जो फूड है जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं वो किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में टूट जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। ऑक्सीजन को लेकर टूटता किस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ठीक। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen is called aerobic respiration। देखो, ग्लूकोज को तो टूटना ही है, खाने को तो टूटना ही है। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, एंड अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड को हम बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। देखो रिएक्शन एरोबिक की, देखो एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन है। हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। इधर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, क्या रिलीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब देख लो एक एनारोबिक की, ग्लूकोज है इधर, इधर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये अल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी तो फिर भी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन है फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They're called anaerobes, ठीक है। आपको खुद पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि यीस्ट होता है, ये एयर के बिना ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में। इनको एनाएरोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, इस रेस्पायरेशन से इनको एनर्जी मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है? ग्लूकोज जो है अल्कोहल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद देखो, आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। जो हमारी मसल सेल्स हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर कर सकती हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब क्या होता है, जब टेम्प्रेरी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब हम एकदम से भागते हैं तो ऑक्सीजन जो है प्रॉपर्ली हर एक सेल के पास पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। फिर हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स, हैवी वेट लिफ्टिंग, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है? एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन ऑक्सीजन तो उतना ही सप्लाई होगा जितना होता है, ठीक है, लिमिटेड होता है ये। इसके बाद क्या होता है? एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है मसल्स के अंदर, एंड इसकी वजह से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। देखो इधर है ग्लूकोज, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद ये किसका रिएक्शन है? ये है एनारोबिक रेस्पायरेशन ह्यूमंस का, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? आपको हैवी एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स क्यों आते हैं? द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। वो इसलिए आते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो मसल सेल्स है वो एनारोबिकली रेस्पायर करती है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करती हैं, ठीक है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज
प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जब ग्लूकोज का पार्शियल मतलब आधा ब्रेक डाउन, ठीक है, अच्छे से नहीं टूट पाता है ग्लूकोज, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल क्रैम्प्स, ठीक है। जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, तो उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। हमें इनसे कैसे रिलीफ मिल सकता है? हॉट वाटर बाथ से या फिर मसाज से, ठीक है। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है मसल के पास बढ़ जाता है, ठीक है, अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। मतलब ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होगा, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद अपना टॉपिक है ब्रीदिंग। देखो ब्रीदिंग में क्या है, क्लोज योर नॉस्ट्रल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। अपने नॉस्ट्रल्स को, माउथ को क्लोज करके वॉच को देखो। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? थोड़ी टाइम बाद आपको क्या फील होगा? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज? आपको कितने टाइम तक आप उनको बंद रख सकते हो? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। उस टाइम को नोट करो जितने टाइम तक आपने अपनी ब्रीथ को होल्ड किया। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। आपको ये पता है ना कि आप बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो विदाउट ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि हवा मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच को बाहर निकाल लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ये ऑक्सीजन लेना, टेकिंग इन मतलब अंदर लेना, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, ठीक है, बाहर निकालना एयर को इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम, जो कि हमेशा होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में हमेशा पूरी लाइफ में होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में कोई पर्सन कितने टाइम्स पर ब्रीथ करता है उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। ब्रीदिंग के टाइम पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन अल्टरनेट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रीदिंग इनहेलेशन ही होगा देन एक्सहेलेशन, एक बार इनहेलेशन फिर एक्सहेल, इनहेल फिर एक्सहेल, ठीक है। एक ब्रीथ मतलब एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन, वो होता है एक ब्रीथ, ठीक है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? क्या आप अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? क्या आपको पता है ये कांस्टेंट रहता है या फिर आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है? इसके लिए क्या है, एक एक्टिविटी है। देखो जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। हम देखो ध्यान नहीं देते कि हम ब्रीथ कर रहे हैं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप ट्राई करो तो आप पता कर सकते हो अपनी रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीथ इट एंड आउट नॉर्मली ब्रीथ इन करो, आउट करो। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। बस ये ढूंढ लो कि एक मिनट में आप कितनी बार इन कर रहे हो, कितनी बार आउट कर रहे हो। डिड यू इनहेल इन सेम नंबर ऑफ टाइम्स इज यू एक्सहेल? क्या आपने उतने ही टाइम इनहेल किया जितनी बार एक्सहेल किया? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। अब अपना ब्रीदिंग रेट को काउंट करो थोड़ा सा चलने के बाद, थोड़ा सा रन करने के बाद, ठीक है। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। अपनी ब्रीदिंग रेट को जितना जल्दी चाहते हो फिनिश करो, रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। अपनी ब्रीदिंग रेट को पूरा मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम से भाग लिया और एकदम से आप ब्रीदिंग रेट मेज़र कर रहे हो, नहीं। जितना जल्दी आप फिनिश करते हो अपने भागने के बाद, अब जब आप शांत हो जाते हो तभी आपको ब्रीदिंग रेट को रिकॉर्ड करना है। टैबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स में भी अलग अलग लोगों का मेजर करो, ओके, एंड उनको टेबल में लिख लो। From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. इससे पता चल गया कि किसी को भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो उसकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स, जिसकी वजह से हमारी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है।
इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, जिसकी वजह से खाने का ब्रेक डाउन जल्दी जल्दी होता है एंड ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी? इसीलिए ऐसा होता है कि थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो आपको वापस से भूख लगने लगती है, ठीक है। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? कभी कभी आपको नींद आ रही होती है, आपको आलस आ रहा होता है, तो आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत धीरे हो जाती है। क्या इस टाइम आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है? देखो इधर क्या है एक्टिविटी, फिगर 6.3, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। कभी कोई कपड़े धो रहा है, सो रहा है, वॉक कर रहा है, रनिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट? किस में सबसे ज़्यादा होगी, किस में सबसे कम होगी, आप बताएंगे। असाइन नंबर्स टू द पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। अपने अकॉर्डिंग क्या करो, नंबर दे दो इन पिक्चर्स को एंड देन उनको इंक्रीजिंग रेट में डिक्रीजिंग रेट में लिख के देखो, ठीक है। अब देखो क्या हेडिंग है, हाउ डू वी ब्रीथ। अब तक हमने पढ़ लिया ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग वो, ब्रीदिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन हम ब्रीथ होता कैसे करते हैं। देखो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, अपने नॉस्ट्रल्स से हम एयर को लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। जब हम एयर को लेते हैं तो हमारी नॉस्ट्रल से एयर पास होती है, कहाँ तक जाती है, नेज़ल कैविटी तक जाती है, ठीक है। नॉस्ट्रल से नेज़ल कैविटी, अब नेज़ल कैविटी से लंग्स तक पहुँचती है, ठीक है, विंड पाइप के थ्रू। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में, ठीक है। दिस कैविटी, और इस कैविटी के चारों तरफ रिब्स होती हैं, ठीक है, रिब्स। देखो ये है बेसिकली लंग्स, पिंक कलर वाला पार्ट, एंड इधर ये जो है येलो वाले, ये है रिब्स, ठीक है। इसके बाद देखो, अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। इसके नीचे एक फ्लोर जैसा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इन द रिब केज। जब ब्रीदिंग होती है तो डायफ्राम और रिब केज मूव करते हैं, ठीक है। जब इनहेल होता है तो रिब्स ऊपर आ जाते हैं बाहर की साइड, डायफ्राम नीचे की साइड डाउन हो जाता है, ठीक है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। इसकी वजह से हमारे चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है और एयर इसके अंदर भर जाती है, ओके। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सेलेशन, रिब्स मूव डाउन। अब एक्सेल जो करते हैं तो रिब्स नीचे हो जाती हैं इनवर्ड्स अंदर की साइड, और डायफ्राम जो है अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है और एयर बाहर पुश आउट हो जाती है। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। इसको आप इजीली फील भी कर सकते हो। जब आप इनहेल करते हो तो आपके चेस्ट का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लो। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। व्हाट डू यू फाइंड, अपने एब्डोमेन पे हाथ रखो इस एरिया पे, ठीक है, डायफ्राम वाले, एंड देन उसको अच्छे से फील करो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition, ठीक है। अब ये पता है कि ब्रीदिंग की वजह से ही चेस्ट कैविटी में क्या होता है, साइज़ में चेंज होते हैं, ठीक है। इसलिए इसके बाद भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक दिखाता है कि ही और शी कैन एक्सपेंड द मैक्सिमम, कि उसको ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद द क्लासमेट्स। आप इसको क्लासमेट्स के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। देखो उधर का डायग्राम है, ये है अपना नेज़ल पैसेज, दिस इज़ ओरल कैविटी जिसके थ्रू खाना जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ से जाता है, दिस इज़ फेरिंग्स, एंड इसके बाद जब नीचे जाता है तो ये हमारे लंग्स का पार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं लंग्स, एंड दिस आर रिब केज, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक को बोलते हैं रिब्स, एंड इस टोटल को मिला के बोलते हैं रिब केज, एंड ये है डायफ्राम, ठीक है। ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद देखो क्या एक्टिविटी है 6.4। Take a deep breath, measure the size of the chest with a measuring tape and record your observation in table 6.2. एक लंबी सांस लेके अपने चेस्ट का साइज़ मेजरिंग टेप की हेल्प से मेजर करो, ठीक है। देखो कितना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज़ द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। अब क्या करो, अपने चेस्ट का साइज़ वापस से मेजर करो जब एक्सपेंड हुआ, एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज़ द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। और ये देखो कि कौन से क्लासमेट ने, किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया चेस्ट को, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक दूसरी एक्टिविटी है 6.5। हमें यह करना है, वाइट प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, रिमूव द बॉटम, उसके नीचे का पार्ट रिमूव कर देना है। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, वाई शेप्ड ग्लास या कोई प्लास्टिक ट्यूब ले लेनी है। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट,
उसके अंदर एक होल कर लो, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है एक ट्यूब उसके अंदर से पास हो सके, ठीक है, बॉटल के अंदर से हम ट्यूब पास करनी है। ओके, देखो इस तरीके से करना है। इसका देखो डायग्राम इधर है, एक बॉटल लिया, उसके अंदर इसे इसके जो भी इधर कॉर्क या फिर आप जो भी चाहते हो इधर लगा देना, उसके अंदर एक होल करके इसके अंदर से ट्यूब पास कर दी। ऐसा इसके अंदर में 2 बलून्स लगा देने हैं, ठीक है। टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स 2 डिफ्लेटेड बलून्स लगा दो। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इन द बॉटल एज शोन इन फिगर 6.7। नाउ गैप द बॉटल, उसको ढक्कन भी लगा देना है। सील इट टू मेक द एयर टाइट करने के लिए उसको सील भी कर दो। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड, ठीक है। उसका जो ऊपर खुला वाला जो बेस है नीचे वाला, उसको क्या करना है, उस पर थिन कोई रबर बैंड या प्लास्टिक शीट या फिर बड़ा रबर बैंड की हेल्प से उसको बंद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉश द बलून्स। अगर आपको लंग्स का एक्सपेंशन देखना है तो हम क्या करेंगे, उस रबर शीट को थोड़ा नीचे की साइड खींचेंगे, ठीक है, बाहर थोड़ा हवा से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम बलून्स को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। नाउ पुश द रबर एंड ऑब्जर्व द बलून्स। अब उसको थोड़ा ऊपर की साइड कर दो, पुश कर दो, फिर से बलून्स को देखो, क्या बलून्स में कोई चेंजेस मिलेंगे। व्हाट डू यू सी इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट। देखो जब आप उसको थोड़ा बाहर की तरफ निकालोगे तो एयर का स्पेस बढ़ गया, ठीक है, एयर अच्छे से आ तो बलून्स फूल जाएंगे। जब उसको कम कर दिया तो एयर बाहर निकल जाएगी ऊपर से, तो वो बलून्स ऐसे श्रिंक हो जाएंगे। What do the balloons in this model represent? What does the rubber sheet represent? रबर शीट क्या है, डायफ्राम, बलून्स क्या है, लंग्स, ठीक है। इसके बाद है What do we breathe out? हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं। देखो इसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक अ स्लेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स। एक साफ सी टेस्ट ट्यूब लेनी है, फिर ग्लास भी ले सकते हो, प्लास्टिक बॉटल, कुछ भी। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। उसके ऊपर इसके लिड में एक होल कर दो और उसको बॉटल के ऊपर फिक्स कर दो। और सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर थोड़ा सा लाइम वाटर डालो। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू दी होल इन द लिड। उसके अंदर प्लास्टिक का स्ट्रॉ डालना है, सच ए दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर, कि थोड़ा सा लाइम वाटर के अंदर डिप हो जाए, इस तरीके से डालना है लिड को, ठीक है। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ फ्यू टाइम्स। उसके अंदर थोड़ा सा फूंक मारो। इज देयर अ चेंज इन अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। थोड़ा सा लाइम वाटर में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में जो पढ़ा था आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसके बेस पे आप बता सकते हो कि कैसा चेंज है। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो एयर हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसके अंदर बहुत सी गैसेस होती हैं, मिक्सचर होता है गैसेस का। व्हाट डू वी एक्सहेल, हम क्या एक्सहेल करते हैं। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विद इट। क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, फिर उसके साथ और भी गैसेस को एक्सहेल करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व that if you exhale on a mirror, a film of moisture appear on surface. From where do these droplets come? आपने देखा होगा कि जब भी किसी मिरर पर आप एक्सहेल करते हो तो उधर मॉइस्चर का एक फिल्म सी बन जाती है, ठीक है, धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाता है। तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, ठीक है। इसके बाद देखो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ थी, आप बताओ। देखो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एंड एक्सहेल एयर। देखो जो एयर हमने इनहेल की उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो हम एक्सहेल करते हैं उसके अंदर 16% ऑक्सीजन एंड 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके बाद है दूसरे एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग कैसे होता है, जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, इनके पास लंग्स जो होता है इनकी चेस्ट कैविटी के अंदर, जैसे कि ह्यूमंस में होता है ऐसे ही होता है, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कैसे करते हैं, क्या उनके पास भी लंग्स होता है। बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच के पास क्या होता है, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं उसके बॉडी के पास, ठीक है। अदर्स इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। कुछ और इंसेक्ट भी होते हैं जिनके पास ये ओपनिंग्स होते हैं। इन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, स्पेरिकल्स, ठीक है। इंसेक्ट के पास एयर के ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. हवा आई, एयर आई, ठीक है, ऑक्सीजन आया, स्पाइरिकल्स से होते हुए ट्रैकियल ट्यूब्स तक गया, ठीक है। उसके बाद हर एक बॉडी टिश्यू और फिर लास्ट में हर एक सेल तक पहुंचा, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल से ट्रैकियल ट्यूब्स तक जाता है एंड देन स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। These air tubes और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये जो ट्रैकिया है, ट्यूब्स हैं, ये सिर्फ इंसेक्ट में ही मिलते हैं और किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में नहीं मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया कॉकरोच का। इसके बाद देखो ये होता है ट्रैकिया सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अर्थवॉर्म देखो। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6
दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ ओनली थ्रू द स्किन्स। अर्थवॉर्म जो है स्किन से ब्रीथ करते हैं। स्किन किसी अर्थवॉर्म की कैसी होती है, थोड़ी मॉइस्ट सी होती है, चिकनी चिकनी होती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम, उसके थ्रू गैसेस पास हो सकती हैं। ट्रू दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। फ्रॉग्स के पास लंग्स का पेयर होता है जैसे कि ह्यूमंस के पास होता है, तो स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं एंड लंग से भी ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, स्किन उनकी मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है। ठीक है, अब देखो पानी के अंदर कैसे सर्वाइव किया जाता है, पानी के अंदर कैसे ब्रीदिंग होती है। कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी के अंदर जो रहते हैं फिर ब्रीथ करते हैं, जैसे कि फिशेज होती हैं। ठीक है, क्लास 6 में मैंने पढ़ा कि फिशेज किसके थ्रू रेस्पायर करती है? गिल्स के थ्रू। ठीक है, हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। कौन सा ऑक्सीजन लेती है? जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होता है उसको। ठीक है, गिल्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। गिल्स जो है मतलब स्किन के अंदर से बाहर निकले हुए थोड़े से प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि ये फिश हैं, इस तरीके से प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, लास्ट में यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। आप सोचोगे गिल्स से कोई ब्रीथ कैसे कर सकता है? गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए होती है। ठीक है, तो ये पता चल गया ना। देखो कॉकरोच किसके थ्रू करता है? स्पाइरिकल्स के थ्रू। अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू एंड लंग्स के थ्रू। फिशेस गिल्स के थ्रू। अब बात करते हैं प्लांट्स के। ठीक है, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर द सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट जो है वो भी अपना वो भी सर्वाइव के लिए रेस्पायर करते हैं। ठीक है, वो भी क्या करते हैं? हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism. Cells के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उधर भी सेम चीज़ होती है, टूट जाती है। ग्लूकोज किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे ह्यूमंस में तो क्या होता है? नॉस्ट्रल्स के थ्रू होगा, लेकिन प्लांट्स में हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। You have already learnt in chapter 1 that leaves of plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. चैप्टर 1 में तो पढ़ा था ना, स्टोमेटा के थ्रू होता है गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। देखो रूट सेल को भी एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। रूट क्या करती है? टेक अप एयर फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के बीच में जो हवा होती है ना उसको लेती है। ठीक है, देखो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये हमारे बीच में जो एयर है इसको लेती है वो। ठीक है, रूट्स। इसके बाद देखो कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर। आप बताओ अगर हम किसी पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पायरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें आपने क्या पढ़ा? जो रेस्पायरेशन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पायरेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो एनर्जी चाहिए उसको। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो रेस्पायरेशन से ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ईजी सा छोटा सा चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन है इसमें। सो आपको अगर इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, अपने मन में डाउट मत रखो। एंड अगर आप कुछ खुद से भी चाहते हो कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो तो वो भी आप बता सकते हैं। And in this next video we will do its question answers. So till then, thank you very much. If you like this video, subscribe this channel and like this video. Thank you.